So, hello Chapati, welcome back to STBZ and this is संदीप भैया from IIT गुवाहाटी एंड गाइस आप लोगों की डिमांड पर लेकर आ गया हूं एक बहुत ही शानदार वीडियो। और इसकी डिमांड काफी दिनों से बच्चों की तरफ से आ रही थी कि भैया फिजिकल रिपोर्टिंग पर एक वीडियो बना दो। और इस वीडियो को भाई साहब बहुत ही शिद्दत के साथ देखना, कहीं ऐसा ना हो कि दो चार डॉक्यूमेंट की वजह से आपका दो चार डॉक्यूमेंट रह जाने की वजह से आपका एडमिशन भी रह जाए। इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करूंगा, कब कैसे जाना है, क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है और हॉस्टल पर कब्जा कैसे करना है। मजाक कर रहा हूं, मतलब हॉस्टल वगैरह कैसे मिलेगा, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है, कितनी फीस जमा करनी है, सेमेस्टर वाइज फीस जमा होगी या ईयर वाइज फीस जमा होगी, सब कुछ मैं भाई साहब डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के इस वीडियो को जरूर देख लेना। और मैं अभी इसलिए बना रहा हूं क्योंकि अभी 4 तारीख तक में टाइम है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स इजीली बनवा सकते हैं। और जो जो डॉक्यूमेंट पहले कोर्ट कचहरी में जाके बनवाने वाले हैं उस पे आप अभी से लग जाना। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके संदीप भैया यहां पर हैं। जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाएगा भाई साहब मैं आपके साथ खड़ा हूं, कॉलेज में जाने के बाद भी आपके साथ खड़ा हूं, टेंशन मत लो। क्योंकि एडमिशन होने के बाद जस्ट स्कॉलरशिप पर अपन काम करना शुरू कर देंगे कि किसको किस टाइप की स्कॉलरशिप दिलाई जाए और कहां कहां से दिलाई जाए, टेंशन मत लेना। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना भाई साहब, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं कि अपन को फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए कब जाना है और क्या क्या लेकर जाना है। तो जैसे कि अगर आप AQ2 का शेड्यूल देखोगे तो पता चलेगा कि 4 तारीख से भैया अपनी फिजिकल रिपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी और 7 तारीख लास्ट डेट है फिजिकल रिपोर्टिंग का। अगर आप इसके बीच में फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं कराते हो तो ऑब्वियस सी बात है आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। और अगर आपकी सीट कैंसिल हो गई तो जो भी आपने 20,000 रुपए यूपी टेक को दिया है वो बिल्कुल भी वापस नहीं आने वाला है, आराम से यूपी टेक वाले समझ रहे हो। तो एनीवेज अभी क्या करना है कि चलो जाने का हमें शेड्यूल पता चल गया, तो क्या क्या लेके जाना है तो उस पर वैसे हर कॉलेज ने अपना अपना जो है एक तरीके से वो डाल दिया है कि किसको क्या क्या लेकर जाना है। अपना मतलब एक तरीके से नोटिस डाल दिया है या फ्रेशर पेज बना दिया है, फ्रेशर्स को क्या क्या लेकर आना है उसके बारे में पूरी उन लोगों ने इंफॉर्मेशन दे दी है। बट फिर भी चलो हम किसी एक कॉलेज की मदद से, किसी एक कॉलेज के डॉक्यूमेंट की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या लेके जाना है। और एडिशनल आप किसी और कॉलेज में जा रहे हैं तो क्या लेके जाना पड़ेगा। जैसे गलगोटिया वालों ने यहां पे डाला है कि भाई साहब जो लोग अभी अभी होगा क्या मैं बताता हूं। देखो अगर तुम एक बार शेड्यूल देखोगे तो यू विल फाइंड, अगर आप शेड्यूल को ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि राउंड 4 का रिजल्ट जो है 3 तारीख को आ जाएगा। और जो 3 तारीख को रिजल्ट आएगा उसमें सबकी सीटें ऑटो फ्रीज हो जाएंगी, कोई फ्रीज फ्लोट का ऑप्शन नहीं होगा। जिनको पहली बार सीट मिलेगा उनको ही सिर्फ पैसे देने हैं, जो पहले से पैसे दे चुके हैं उनको पैसे नहीं देने हैं। विड्रॉल करने का डेट फिजिकल रिपोर्टिंग के लास्ट डेट तक है। अगर वहां पे कुछ भी गड़बड़ी होती है, मान लो फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए गए, एडमिशन कैंसिल करने की वो बात कर रहे हैं या बोल रहे हैं नहीं हो पाएगा, तो उस केस में एडमिशन कैंसिल करवाने से अच्छा रहेगा कि तुम नॉन रिपोर्टिंग शो करके विड्रॉल अपना मार लेना, तुम्हारे पैसे 20,000 वापस आ जाएंगे। अगर मान लो कुछ गड़बड़ी हो गया है, कुछ भी हुआ इन केस में बात कर रहा हूं, या फिर ऐसा हो रहा है कि तुम्हें कहीं और बेहतर जगह पर एडमिशन मिल गया, तो लास्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, फिजिकल रिपोर्टिंग जो है 4 तारीख से 7 तारीख तक होगा। अब अगर तुमने विड्रॉल भी नहीं किया और फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए भी नहीं गए तो तुम्हारा पैसा डूबना तय है, वो 20,000 नहीं मिलने वाला है। तो अभी फिलहाल में उसके बाद क्या होगा, जब तुम फिजिकल रिपोर्टिंग कर लोगे तब इंटरनल स्लाइडिंग होगा सिर्फ उन लोगों का जो फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे और अपनी फीस पूरी जमा कर चुके होंगे जो भी कॉलेज मांग रहा है। तो 4 से 7 के बाद 8 तारीख को इंटरनल स्लाइडिंग का रिजल्ट आएगा और फिर 8 तारीख को ही स्पेशल राउंड की वैकेंसी भी आ जाएगी। अब जो फिजिकल रिपोर्टिंग में जाना है वहां पर क्या क्या लेके जाना है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं कि भैया क्या जाना है, कैसे जाना है, क्या लेकर जाना है। तो सबसे पहले जैसे गलगोटिया वालों का तुम देखोगे तो यू विल फाइंड कि इन्होंने साफ साफ बता रखा है कि भैया ठीक है, अगर आप हमारे यहाँ पे आ रहे हैं तो सबसे पहले हम आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। वहीं पर 5 स्टेप है कि आप आइए, आप ऑडिटोरियम में रिपोर्ट करिए और रिपोर्ट करने के बाद आपका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन में वही डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे जो जो इन्होंने बोला है, जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। फिर तुम्हारा ईआरपी रजिस्ट्रेशन होगा और ईआरपी पे ही पैसा जमा करवाएंगे। अलग अलग कॉलेज अलग अलग तरीके से ईआरपी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उनका इंटरनल मामला है। और कुछ लोग ऑनलाइन पैसा लेंगे, कुछ लोग कैश में भी ले सकते हैं। कैश फिलहाल में भी कोई नहीं लेता है। यूपीआई मतलब ऑनलाइन या तो ले रहे हैं या तो डीडी ले रहे हैं। नेट बैंकिंग से भी तुम कर सकते हो, जनरली कैश वगैरह नहीं चलता है और ये चेक वगैरह भी ये लोग नहीं लेते हैं जनरली। अलग अलग कॉलेज का अलग अलग प्रोसीजर है। जिस दिन 4th राउंड का रिजल्ट आएगा, कौन सा कॉलेज किस मोड में पेमेंट ले रहा है उसकी मैं एक लिस्ट निकाल दूंगा, तो तुम लिस्ट देख के अपना उसी हिसाब से पेमेंट कर लेना। जीएल बजाज वाले तो अभी ये पेमेंट ले रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद से फिर आईडी कार्ड वगैरह फलाना ढिमकाना ही करेंगे। तो मेनली फीस पेमेंट इज द
मोस्ट क्रुशियल पार्ट कि यहां तक आपको करना ही करना है, उसके बाद का प्रोसीजर कॉलेज अपना खुद देख लेगा कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो अभी लेके क्या जाना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये है वेरिफिकेशन। अगर यहां गड़बड़ी हो गया तो सीट कैंसिल। तो ये वेरिफिकेशन के लिए वो क्या क्या वेरीफाई करेंगे और क्या क्या हमें लेके जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट पहले से बनवा लेना है, इसके बारे में मैं बेसिकली इस वीडियो में बात करने वाला हूं। फिजिकल रिपोर्टिंग में क्या करके कैसे जाना वो तो बात की बात है, वो जब अपन 4 तारीख को जाएंगे तो मैं बना दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल में ये सब बनवा लो, क्योंकि डॉक्यूमेंट बनवाने में टाइम लगता है, इमीडिएट नहीं बन जाता है। अगर कहीं से साइन करवाना हो तो ऐसा नहीं है कि अधिकारी तुम्हारे लिए बैठा हुआ है कि अच्छा कोई बात नहीं बेटा आना, तुरंत तुरंत साइन कर देंगे 5 मिनट में, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो पहले से दौड़ा भागी करके काम करवाना पड़ सकता है। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए सीट अलॉटमेंट लेटर, जो कि ऑलरेडी अपन लोगों के पास आ जाएगा। जैसे आपको याद होगा, आपके पास ऐसा सीट अलॉटमेंट लेटर हर बार आप डाउनलोड कर रहे हो। अभी हम सिर्फ प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर रहे हैं। जैसे राउंड 1 में एक बच्चे का डाउनलोड करके मैं दिखाया हूं, ये वही है, याद है, 1,23,000 पे लखनऊ यूनिवर्सिटी। एनीवेज, तो अभी क्या है कि प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर नॉट फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग, तो ये फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए नहीं है, क्योंकि ये प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर है। जब राउंड 4 के बाद फ्रीज हो जाएगा ना, ऑटो फ्रीज, तो वहां पे लिख के आएगा कि दिस इज फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग, या फिर वो वैलिड होगा फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए। ये फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए वैलिड नहीं है, इसलिए इन्होंने साफ साफ लिख दिया कि दिस इज नॉट फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग। तो सबसे पहले हमें सीट अलॉटमेंट लेटर लेके जाना है और इसकी 2 कॉपी लेके जानी है। इसमें ओरिजिनल वगैरह का कोई चक्कर ही नहीं है। जेईई मेन कार्ड में एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड, उसकी 2 फोटो कॉपी लेके जानी है। अब लेके जाएंगे 10th की मार्कशीट और क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट। उसके लिए हमें चाहिए ओरिजिनल, ये वेरीफाई होगा, और उसकी कॉपी तो चाहिए ही चाहिए। तो 10th और मतलब मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट हमारे यहाँ यूपी बोर्ड में तो अब सेम ही होता है, मोस्ट ऑफ द बोर्ड में ही सेम ही होता है। पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों सेम होता है, तो एक ही है हमारे पास, तो हम वही लेके जाएंगे, ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी। दूसरा 10+2 की मार्कशीट, ऑब्वियसली हमें ओरिजिनल लेके ही जाना है, क्योंकि इसी के बिहाफ पे तो हम बीटेक में एडमिशन ले रहे हैं। यूजी में एडमिशन लेने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, 10+2। 10+2 इज द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, 12th इज द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दैट। तो हमें ओरिजिनल और कॉपी चाहिए। नेक्स्ट, डिप्लोमा एंड ग्रेजुएशन मार्कशीट, ये उनके लिए है जो लेटरल एंट्री में एडमिशन ले रहे हैं, लेकिन चूंकि अपन लेटरल एंट्री में एडमिशन नहीं ले रहे हैं तो ये छोड़ दो। अगर लेटरल में ले रहे होते तो 12th की जगह अपन नहीं लगाते, तो कोई बात नहीं, अभी हमें ये नहीं चाहिए। अगर कोई लेटरल एंट्री वाली वीडियो देख रहा है तो इसलिए मैंने उसके लिए डाल दिया कि भैया आप ये लेके चलो। अब उसके अलावा अगर अपन बात करें तो पेमेंट रिसिप्ट चाहिए। पेमेंट रिसिप्ट चाहिए, ये भी हमें नहीं चाहिए, टेंशन मत लेना, ठीक है, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये लेटरल एंट्री वालों के लिए होता है, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट। पर हम तो लेटरल एंट्री में जा नहीं रहा। अगर कोई लेटरल एंट्री में जा रहा है और उसके बाद डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल भी वो लगा के जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हमें चाहिए पेमेंट रिसिप्ट, मतलब जो हमने 20,000 सीट कंफर्मेशन फीस दिया है या 12,000 सीट कंफर्मेशन फीस दिया है एसएएफ, वो हमें उसको डाउनलोड करके लेके जाना है। ये तुम्हें कहां पर मिलेगा, ये तुम्हें मिलेगा यूपी टेक की पोर्टल पर, जहां से हमने चॉइस फिलिंग करी थी वहीं पर। ऑब्वियसली पेमेंट के ऑप्शन में जाओगे तो सीट एक्सेप्टेंस फीस का रिसीट डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, तो वहां से हम डाउनलोड करके ले जाएंगे। इसकी 2 कॉपी करवा के रख लेना। नेक्स्ट चलते हैं, ऑब्वियसली हमें चाहिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अब देख लेना तुम्हारे पास क्या है ना। कुछ कुछ बोर्ड्स माइग्रेशन देते हैं और कुछ कुछ बोर्ड टीसी देते हैं। तो जो यूपी बोर्ड वाले हैं ऑब्वियसली हमें टीसी ही मिलता है, तो हम टीसी ओरिजिनल भी लेके जाएंगे और एक कॉपी भी लेके जाएंगे, और देखना ये लोग टीसी तुम्हारा रख लेंगे, तो ये बात ध्यान रखना। दूसरा, माइग्रेशन में भी वही हाल चाल रहने वाला है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है एक कॉपी और प्लस उसका ओरिजिनल, ये लोग कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी रख लेंगे। अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेके बहुत सारा मतभेद होता है, क्योंकि बच्चा जब ड्रॉप ले लेता है तो लोग बोलते हैं कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है 6 मंथ्स पुराना ही वैलिड होता है, फलाना ढिमकाना। देखो, कॉलेज से निकलते टाइम जो तुम्हें कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला था तुम वही लेके चले जाओ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर कोई दिक्कत हुआ तो तुम उन्हें अंडरटेकिंग दे देना। अब अगर मान लेते हैं किसी के पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट ही नहीं है, तो यूपी टेक वालों ने एक का क्या बनाया है, एक अपना फॉर्मेट दिया हुआ है, एक फॉर्मेट दिया हुआ है। यहां पर अगर तुम जाओगे तो यहां पे बहुत सारे यूपी टेक के सर्टिफिकेट्स तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। ये अपना यूपी टेक के सर्टिफिकेट्स हैं। तो यहां पर अपन क्या करने वाले हैं, यहां पर इनके फॉर्मेट्स रखने वाले हैं, और मतलब यहां पे इन्होंने फॉर्मेट दे रखा है, तो उस फॉर्मेट में जाके, जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहां गया, सर्टिफिकेट नंबर 7 है, ये सर्टिफिकेट विकलांग के लिए है, और यहाँ
यहां पर अगर तुम जाओगे, जैसे मैं दिखाता हूं, मतलब इन्होंने एक फॉर्मेट दिया हुआ है, उसमें भी तुम जाके स्कूल कॉलेज से साइन करवा के फिलहाल के लिए तुम दे सकते हो, बट ये डिपेंड करता है अगर तुम्हारे पास नहीं है तो। बाकी पुलिस वेरिफिकेशन से भी बन जाता है, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, बस देख लेना तुम्हारे पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट है या नहीं है, दिस इज इंपॉर्टेंट। और ये तुम्हारा टीसी और सीसी, ये दोनों चीजें कॉलेज वाले सबमिट कर लेंगे। अब आता है नेक्स्ट, अगर आपने कोई कैटेगरी लगाई थी और कैटेगरी के बेसिस पर अगर आपको एडमिशन मिला है, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। अगर ये नहीं हुआ तो पक्का आपका एडमिशन कैंसिल होगा, ये श्योर है कि वहां पे आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। 12th का सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो भी एडमिशन कैंसिल होगा, क्योंकि आप एलिजिबिलिटी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, उसका वेरिफिकेशन ही नहीं हो पाएगा। और अगर आपने कैटेगरी से सीट लिया है तो ये चीज आपकी चली जाएगी। अब कैटेगरी सीट की अगर अपन बात करें ना, तो यहां पे क्या है कि आपका जो, जैसे मान लो अगर कोई ओबीसी से बिलोंग करता है, तो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट जो है 1 तारीख से पहले का, मतलब 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, तो ये बात ध्यान रखिएगा। हालांकि आप सबका डॉक्यूमेंट ऑलरेडी एक ही टीम ने वेरीफाई कर लिया, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, तो ऑब्वियसली बात है वही डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर इन लोगों ने वेरीफाई कर दिया है और वहां पे जाके सीट कैंसिल हो रही है, तो यहां पर यूपी टेक पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनता है कि जो डॉक्यूमेंट आपने ऑनलाइन में वेरीफाई किया है उसका हम ओरिजिनल लेकर आए हैं, और उसके बाद भी कैसे हमारा डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने वेरिफिकेशन ढंग से ऑनलाइन में किया ही नहीं, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी बनती है। तो जनरली तुम टेंशन मत लेना, ऐसा होगा नहीं अगर ऑनलाइन में वेरीफाई हो चुका है तो। और उसके बाद अगर अपन बात करें तो इनकम सर्टिफिकेट, अगर आपने टीएफडब्ल्यू शीट लिया है, ध्यान रखना टीएफडब्ल्यू शीट लिया है तो इनकम सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, वो भी नया वाला, वो भी नया वाला 1 अप्रैल के बाद का। और अगर आपको स्कॉलरशिप लेना है तो भी आपको इनकम सर्टिफिकेट लेके जाना चाहिए। और अगर मान लो तुम्हारे पास अभी इनकम सर्टिफिकेट नहीं है और तुमने टीएफडब्ल्यू शीट लिया ही नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं है, मतलब विदाउट टीएफडब्ल्यू वालों के लिए इनकम मैंडेटरी नहीं है। आप स्कॉलरशिप के लिए इनकम सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते टाइम लेके आ जाना, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसका कोई लोड आपको लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं जिनको स्कॉलरशिप वगैरह चाहिए, उनके लिए भी इनकम सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। और अगर टीएफडब्ल्यू मिला है तो इनकम सर्टिफिकेट के बिना तुम्हारा एडमिशन ही नहीं होगा, एडमिशन ही कैंसिल हो जाएगा। अब आते हैं गैप एफिडेविट पे। अब अगर आपने 10+12 के बाद आपने गैप लेके तैयारी किया, या 12th के बाद मान लेते हैं आपकी तबीयत खराब हो गई, या 12th के बाद कुछ और हो गया और आपका 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का गैप हो गया, और उसके बाद, हालांकि 3 साल का तो ऑब्वियसली नहीं होगा, 2 साल तक का ही गैप है, क्योंकि उसके बाद तो जेईई मेन दे ही नहीं सकते, लेकिन हो सकता है लेटरल एंट्री के केस में या किसी और के केस में। तो अगर ऐसा कोई आपके साथ केस है, आपने 12th के बाद ड्रॉप लिया है, डबल ड्रॉप लिया है, तो उस केस में आपको गैप एफिडेविट देना पड़ेगा। अब मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में, जैसे तुम देखोगे ना, या जैसे किसी का भी उठा के देखो, जैसे तुम गलगोटिया उठाओ या जीएल बजाज उठाओ या प्राइवेट्स की उठाओ, है ना, जैसे अगर तुम यहाँ पे देखो तो इन लोगों ने बोल रखा है कि मतलब गैप एफिडेविट सब ने मांगा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस ने लिख रखा है, जैसे तुम लखनऊ यूनिवर्सिटी का देखो, लखनऊ यूनिवर्सिटी का देखोगे तो इन्होंने बोल रखा है कि आपको एफिडेविट इन केस ऑफ गैप इन स्टडीज अगर है तो आपको 10 रुपए के स्टैंप पर, आप नॉन जुडिशियल स्टैंप पेपर पे आप क्या कर सकते हो, बनवा के लेके आ सकते हो। तो जनरली जो गैप एफिडेविट बनता है बेटा, वो 10 रुपए के स्टैंप पे ही अपन बनवाते हैं, लेकिन कुछ कुछ महानुभाव ऐसे हैं, जैसे ये 10 रुपए का स्टैंप है, तो ये नॉन जुडिशियल स्टैंप पे 10 रुपए के स्टैंप पर आप बनवा के लेके जा सकते हो। बट कई बार दिक्कत क्या होता है कि कुछ महानुभाव कॉलेज होते हैं, जैसे ये हैं आरईसी वाले, अब ये है आई थिंक आरईसी कन्नौज। अब ये इन लोगों ने यहाँ पे क्या रखा है कि डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, यहाँ पर तुम जाओगे तो इन लोगों ने खैर ये तो बता ही रखा है कि क्या इनका फ्लो चार्ट रहने वाला है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में तुम जाओ, यहाँ पे सॉरी यहाँ जाओ, इनकी मतलब सबने अपनी एक वेबसाइट बना रखी है, जनरली जो थोड़ा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं उन्होंने आने वाले नए बच्चों के लिए एक वेबसाइट बना रखी है, और उस वेबसाइट पे अपनी पूरी इंफॉर्मेशन जनरली इन लोगों ने दे रखी है कि क्या क्या लगेगा। अब अगर तुम यहां पर देखो तो इन्होंने क्या कांड करा हुआ है, ये देखो, इन्होंने बोला है कि हमें स्टैम्प पेपर चाहिए 100 रुपए का।
तो ये तुम्हें चेक कर लेना पड़ेगा कि तुम्हारा कॉलेज कितने के स्टैम्प पेपर पर मांग रहा है। जनरली सारे 10 पे मांगते हैं, लेकिन कुछ कुछ महानुभाव होते हैं यहां थोड़ा पैसा ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। तुम्हें 100 रुपए का स्टैम्प पेपर पर क्या बनवाना पड़ेगा, गैप एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। और गैप एफिडेविट में लिखवाना क्या है ये भी तुम यहां पे देख लो, एकदम जनरल फॉर्मेट है जो इन्होंने लिखा हुआ है। यहां पे लिखना पड़ेगा कि आई, अपना नाम, सन ऑफ, फादर का नाम, दिस, ठीक है, रेजिडेंस आप कहां के हो, उसके बाद से आप अपना स्टेटमेंट वगैरह यहां पे डाल सकते हो, सब कुछ यहां पे डाल सकते हो। और उसके बाद इंपॉर्टेंट लाइन है कि दैट ड्यूरिंग दिस गैप पीरियड आई वाज डूइंग, क्या कर रहे थे, तो जनरली बच्चा क्या कर रहा होगा, जेई मेन की तैयारी कर रहा होगा या आईआईटी जेई की तैयारी कर रहा होगा। आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय एंट्रेंस एग्जाम, और इस दौरान मैंने कहीं पर और एडमिशन नहीं लिया। दैट ड्यूरिंग दिस गैप पीरियड आई वाज नाइदर स्टडिंग एनीवेयर और नॉट पास्ड एनी अदर एग्जामिनेशन। या फिर अगर तुम्हारा ऐसा है तो वो भी लिख देना, अगर तुमने बीएससी में कहीं एडमिशन ले लिया था तो तुम वो भी लिख सकते हो। और ये भी लिखना पड़ेगा फिर तुम्हें कि मैं वहां से एडमिशन कैंसिल करा के अपना टीसी सीसी सब निकलवा चुका हूं, दिस दैट, मतलब जो भी तुम्हारा रहा है। अगर मान लो तबीयत खराब हो गया था तो ड्यूरिंग दिस गैप पीरियड आई वाज डूइंग दिस, आई वाज एडमिटेड इन दिस, और मैं थोड़ा सा उस टाइम पर मेरे साथ ऐसा हो गया था एंड दिस। और उसके बाद ये दैट आई वाज नॉट इन्वॉल्व इन एनी क्रिमिनल ऑफेंस whatever and I was not punished by any of कोर्ट फलाना ढमकाना, ये सारी चीजें। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लिख देना, डिपोनेंट वेरिफिकेशन में, कि जो भी मैंने लिखा हुआ है वो सब कुछ मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग बेस्ट है, बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, एंड बिलीव एंड नथिंग हैज बीन दिस इज इन दिस फॉर्म। तो ये चीज है। अच्छा, कुछ कुछ कॉलेजों में क्या है कि ये लोग बड़े स्ट्रिक्ट हैं। जैसे अगर मैं तुम्हें दिखाऊं अभी एनआईटी जालंधर वालों का, उन्होंने बोला है कि अगर पाया गया कि तुमने कुछ और किया है तो हो सकता है कि एजुकेशन के बीच में, एजुकेशन के दौरान तुम्हारा एडमिशन या कैंडिडेचर भी हम कैंसिल कर सकते हैं। तो वो लोग ऐसा भी लिखवाते हैं। पर जनरली एक, अगर तुम ये पूछो मुझसे कि भैया क्या लिखवाना है, तो जनरली यही है, यही लिखवाना है। 10 रुपए का स्टैम्प पेपर में यही लिखवाना है। और नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम कचहरी में जाओ। बनेगा कहां से मैं बता देता हूं। तुम कचहरी में जाओ, किसी भी वकील को पकड़ो, बहुत सारे हैं, 100 रुपए बना के दे देते हैं। स्टैम्प पेपर तुम्हें खरीदने के लिए बोलेंगे कि जाइए आप 10 रुपए का स्टैम्प लेके आइए, 100 का मांग रहे हैं तो 100 का स्टैम्प लेकर आइए। और स्टैम्प लेकर आने के बाद से वो खुद ही लिख देंगे हिंदी भाषा में, या कुछ कुछ तो अंग्रेजी भाषा में भी लिख देते हैं। तो तुम्हें कुछ इसका लोड नहीं लेना है। यहाँ पे तुम्हें सिर्फ कचहरी में जानी है, किसी भी वकील, बहुत सारे वकील घूमते रहते हैं, तो उनमें से किसी से भी बात करनी है, 100 रुपए में 100 रुपए लेंगे, लिख के दे देंगे, नोटरी करा देंगे। तो इसका कोई लोड नहीं है, इसका कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और वो और ज्यादा प्रोफेशनल लैंग्वेज में लिख देंगे कि भाई ठीक है, ताकि तुम्हारा एटलीस्ट एडमिशन या कैंडिडेचर आगे चल के जो है कैंसिल ना हो, अगर कुछ मामला रहा भी हो तो, है ना। तो ये चीज है, तो इसको तुम बनवा लेना। बनवाने का एकदम सिंपल प्रोसीजर है। अब इसमें कई बार गैप सर्टिफिकेट जनरली जो होता है कॉलेज के नाम के बिहाफ पे बनता है जनरली, लेकिन उसके बिना भी कई बार चल जाता है। जैसे यहां पर अगर तुम देखोगे ना, तो इन्होंने लिखा है दैट देयर इज अ गैप ऑफ 2 years या 1 year बिटवीन पासिंग ऑफ क्लास 12th क्लास एंड नाउ सीकिंग एडमिशन इज पर्टिकुलर दिस कॉलेज, या नाउ सीकिंग एडमिशन थ्रू यूपीटेक काउंसलिंग, या जो भी है, जो भी तुम लिखना चाहो, कोई दिक्कत नहीं है। गैप सर्टिफिकेट का मोटिव ये है कि आप ये बता सको कि हाँ ठीक है, हमारा इतने साल का गैप था और अब मैं एडमिशन लेना चाह रहा हूं यूजी में। तुम ये भी लिख सकते हो कि बीटेक में एडमिशन लेना चाहता हूं, तो ठीक है, जनरली अपन कॉलेज के नाम से ही बनाते हैं। बट एनीवेज, आपको समझ में आ रहा होगा कि गैप सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। सिंपल तरीका है, कचहरी में जाना है, 100 रुपए 150 रुपए जो भी वो लोग ले रहे हैं देना है, 10 रुपए का स्टैम्प पेपर लेना है, नोटरी करानी है, खत्म बात। वो सब वकील करके दे देगा, उसको उसके लिए तुमको लोड नहीं लेना है। लेकिन अगर वो पूछे कि क्या लिखना है, अगर नहीं पता है तो तुम बता देना, ये वीडियो दिखा देना, या फिर इसके नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सब कुछ दे दूंगा, एक लिंक दे दूंगा, या अपने वेबसाइट पर एक लिंक दे दूंगा, वहां पे सब कुछ लिखा रहेगा, तो तुम उसकी टेंशन मत लो। ओके, एनीवेज चलते हैं और अब बात करते हैं कि नेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। तो देखो, जिन लोगों ने 12th बाहर से किया है, जिन्होंने 12th बाहर से किया है, आउटसाइड यूपी से किया है, उनको चाहिए उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है। अगर आपने 12th बाहर से किया है, आप रहने वाले यूपी के हो, तो पेरेंट्स का या पापा का डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। नेक्स्ट, मेडिकल सर्टिफिकेट। इस साल मेडिकल सर्टिफिकेट में इन लोगों ने क्या किया हुआ है, इस साल मेडिकल सर्टिफिकेट में इन लोगों ने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। पिछले साल में फोटो नहीं था, अब इन लोगों ने फोटो भी दिया है। सर्टिफिकेट नंबर 9 और सर्टिफिकेट नंबर 10 इज द अंडरटेकिंग ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। ये आप सीएमओ से इशू करवा लीजिएगा, है ना, सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर, या कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्टर इन प्रिस्क्राइब्ड
फॉर्मेट। तो रजिस्टर्ड डॉक्टर से आप करवा सकते हैं, कोई भी प्रैक्टिशनर हो तो आप उससे, सिविल प्रैक्टिशनर हो आप उससे करवा सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि बनवाना कैसे है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप यूपी टेक में जाओ और सर्टिफिकेट नंबर 9 खोल लो, ये है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये आपको देना पड़ेगा। और सर्टिफाइड, ये सर्टिफिकेट डॉक्टर बताएगा कि सर्टिफाइड दैट कैंडिडेट इज फिजिकली फिट है या अनफिट है या टेम्पोरली डिसक्वालिफाइड है इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए। तो ये डॉक्टर बेसिकली आपको सर्टिफिकेट देगा कि आप फिजिकली फिट हो या नहीं हो। किस बेसिस पर देगा? तो कौन कौन सी बीमारी है आपको, आपकी क्या हिस्ट्री रही है, क्या ऑपरेशन हुआ है, कभी अस्थमा था, पाइल्स था, डायबिटीज था, क्या क्या था, इसका पूरा एग्जामिनेशन करेगा डॉक्टर। एंड उसके बिहाफ पे क्या करेगा कि ये आपको देगा। अगर कोई हैंडीकैप्ड है तो किस किस तरीके का है, तो ये चीजें वो चेक करेगा और उसके बिहाफ पे आपको ये सर्टिफाइड देगा, मतलब इसी को भर के देगा। आप यहां पर अपनी फोटो लगवाइएगा, आप अपनी यहां सिग्नेचर करिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। फोटो से होते हुए वो एक मुहर लगाएगा ताकि पता चले ठीक है। अब यहां पर सिग्नेचर ऑफ इशूइंग मेडिकल ऑफिसर, जो भी आपका मेडिकल ऑफिसर होगा वो सिग्नेचर करेगा, अपना नाम लिखेगा, अपना स्टैंप लगाएगा। और जनरली वो लोग अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी भी डालते हैं, मतलब उससे पता चलता है कि हर डॉक्टर के पास अपना एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, तो उसका ये स्टैंप लगाते हैं। तो ये बात थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ये सारी चीजें आपको फिलअप करवानी है। ये तो आप खुद फिल करोगे, हाइट वेट चेस्ट तो जनरली अपन खुद ही फिल करते हैं। उसके बाद इन सब का टेस्ट होता है कि कलर विदाउट ग्लास, विद ग्लास, हमारे कलर का विजन क्या है, हमारी हिस्ट्री क्या रही है, सब डॉक्टर पूछेगा और एक एक चेक करेगा। अब इसका जो सबसे बेस्ट, सिंपल और सबसे सस्ता सॉल्यूशन होता है वो होता है कि आप सरकारी अस्पताल में चले जाइए, 2-3 घंटा लगेगा, वो पर्ची 1 रुपए की कटवाइए और घूम घूम के अपना सब जांच करवाइए। और दूसरा सॉल्यूशन क्या होता है वो तो तुम जानते ही हो, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, इमीडिएट वाला। हालांकि लोग प्राइवेट से भी बनवा लेते हैं। तो ये सारी चीजें आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। जैसे अगर तुम यहां पर देखो ना, तो आरईसी कन्नौज वालों ने जो सर्टिफिकेट दिया है उसमें फोटो तो लगाने के लिए नहीं बोला, लेकिन एक बात साफ साफ लिखा है कि टू बी ऑब्टेन फ्रॉम चीफ मेडिकल ऑफिसर, सीएमओ या एमओ ऑफ पार्टिसिपेटिंग यूपी स्टेट फंड फलाना ढमकाना। मतलब ये इनका इंडिकेशन गवर्नमेंट के तरफ ही है कि आपको गवर्नमेंट से ही बनवा के लेके जाना है। और उसके नीचे अगर तुम देखोगे ना, तो यहां पे एक अंडरटेकिंग है कि भाई साहब अगर नहीं बनो, अगर नहीं है तो आप अंडरटेकिंग दे सकते हो, लेकिन वहां पे साफ साफ लिखा है कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशू बाय सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर या चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। मतलब ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं, मेडिकल ऑफिसर, मतलब आपको कुल मिला जुला के आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही बनवाना है, चाहे आप जिला अस्पताल से बनवाएं या आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जाके बनवा कर लेकर आए। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है। जो मेडिकल सर्टिफिकेट है टाइम टेकिंग भी थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, और सिल जरूर लगवा लेनी है। वो तो खैर वो लोग खुद ही सिल लगा के देंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अब बात करते हैं, जैसे एबीएस वाले हैं वो ब्लड ग्रुप भी मांग रहे हैं, हर कॉलेज नहीं मांग रहा है, लेकिन अगर कोई मांग रहा है तो देखना पड़ेगा। जैसे सबने अपना डॉक्यूमेंट दे रखा है, जैसे जीएल बजाज में अगर तुम जाओ, जीएल बजाज का तुम देखो तो लगभग उन्होंने भी एक अपना डॉक्यूमेंट सा दे रखा है कि भैया ये हमारा डॉक्यूमेंट है। जीएल बजाज वालों ने एक डॉक्यूमेंट दे रखा है कि इसमें हमें चाहिए। अब इसमें क्या है कि ये लोग नहीं मांग रहे हैं, लेकिन ये लोग एडिशनल में कुछ मांगेंगे, पेरेंट्स का आधार कार्ड इन पैन कार्ड दोनों मांग रहे हैं। तो अलग अलग कॉलेज छोटी मोटी चीजें अलग अलग मांग सकती है, ये डिपेंड करेगा कि उनको क्या चाहिए। तो वो आपको एक बार देखना पड़ेगा। जो मेजर चीजें हैं जो सबके लिए कॉमन है मैं बता रहा हूं। एबीएस वाले कैंडिडेट और मदर फादर की फोटो भी मांग रहे हैं। कैंडिडेट की फोटो तो ठीक है, मदर फादर का आई डोंट नो क्या करेंगे, पर फिर भी मांग रहा है तो आपको ले जाना पड़ेगा। एबीएस ने पेन कार्ड नहीं मांगा है, सिर्फ आधार कार्ड मांगा है। जिल बजाज वाले पेन कार्ड भी मांग रहे हैं, तो आपको पेन कार्ड का भी फोटो कॉपी लेके जाना पड़ेगा। फोटो कॉपी चाहिए, ओरिजिनल कोई नहीं, आप अपना ओरिजिनल लेके जाओ, बाकी पेरेंट्स का आधार कार्ड फोटो कॉपी से काम चल जाएगा। अगर आपका कोई सब कैटेगरी है तो आपको सब कैटेगरी सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा। अगर नहीं दोगे और आपकी सीट अगर सब कैटेगरी की है तो ये कैंसिल होनी तय है। तो ऐसे केस में अगर आप आर्म फोर्सेस, हैंडीकैप्ड या पीडब्ल्यूडी से हो तो आपको अपनी सब कैटेगरी सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके जानी पड़ेगी, और फोटोकॉपी भी है, ध्यान रखना ओरिजिनल भी आप यहां पे लिख लीजिए। उसके अलावा रूरल एरिया सर्टिफिकेट, रूरल एरिया ने जो भाई कांड किया इस साल, अब सोचो, एक बात सोचो, 3% तक का यहां पर बच्चों को फायदा मिला। तो अगर ये रूरल एरिया सर्टिफिकेट नहीं लेके जाएंगे
तो ऑब्वियस सी बात है इनकी सीट कैंसिल होनी तय है। तो आपको रूरल एरिया सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके जाना है और उसका फोटोकॉपी भी, साथ ही साथ पैन कार्ड आपको लेके जाना पड़ सकता है। हर कॉलेज नहीं मांगेगा, कोई कोई कॉलेज मांगेगा, नहीं है तो भी इतना लोड मत लेना, बोल देना कि बना ही नहीं है भाई साहब। एंटी रैगिंग एफिडेविट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके लिए दौड़ा देंगे। अच्छा, कुछ कुछ कॉलेजों ने अपना एंटी रैगिंग एफिडेविट का खुद का एक फॉर्मेट बना रखा है, जैसे मैं तुम्हें दिखाऊं, ये देखो ज्वेल बजाज पे जाते हैं, इन्होंने बोला है कि भाई एंटी रैगिंग एफिडेविट का हमारा खुद का फॉर्म है, आप जो है एंटी रैगिंग फॉर्म भर लो, क्योंकि इन्होंने इसको अप्रूव्ड करवाया हुआ है, अप्रूव्ड बाय एआईसीटी फलाना ढिमकाना है ना। तो इनका खुद का एक एंटी रैगिंग एफिडेविट है, इसी को तुम भर के अपना वो कर लेना है ना, वेरीफाई कर लेना फलाना ढिमकाना, बस दैट्स इट। लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में क्या है, एंटी रैगिंग के लिए इन्होंने बोला है कि आप एंटी रैगिंग के वेबसाइट पर जाइए और वहां से एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनाइए और फिर उसे डाउनलोड करके लेके आइए। तो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट आपको बनाना है ऑनलाइन, 5 मिनट लगता है। पहले जो एंटी रैगिंग एफिडेविट था हम लोग नोटरी पे बनवाते थे, अब उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब अपन इसको ऑनलाइन बना सकते हैं। अब ऑनलाइन कैसे बनाना है मैं आपको फिलहाल में दिखा देता हूं। तो भाई साहब ये वीडियो है मेरी एंटी रैगिंग वाली वीडियो, आप जरूर देख लीजिए। और इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बनाया है, बना के दिखाया है। 5 मिनट में तुम एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट अपना बना लोगे। तो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनाना कैसे है, किस तरीके से मैंने बनाया था, उसकी वीडियो डिटेल में यहां पर पड़ी हुई है, 5 मिनट में तुम बना लोगे। तो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट का लोड मत लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और अपनी वेबसाइट की भी लिंक डाल दूंगा, वहां पर मैंने इसकी भी लिंक डाल रखी है। तो इजिली मेरे वीडियोस को अगर तुम फॉलो कर रहे हो तो एंटी रैगिंग हो गया, फलाना ढिमकाना हो गया, सब कुछ तुम वो कर सकते हो। क्या सर इसके अलावा भी कुछ डॉक्यूमेंट लगेंगे? यस, लग सकते हैं कई जगहों पर, जैसे अभी मैंने तुम्हें दिखाया ऋषि कन्नौज वाले ने 2-4 डॉक्यूमेंट्स और दिए हुए हैं, लेकिन वो तुरंत हो जाता है। जैसे वो एफिडेविट्स होते हैं, वो फॉर्म वहीं पर प्रिंट आउट लेके जाना, वहीं पर फॉर्म भरना और वहीं पर फॉर्म भरने के बाद साइन करना, सेल्फ अटेस्टेड और सबमिट कर देना। तो जनरली यही चीजें लगने वाली हैं, इसके अलावा और कुछ मेजर चीज नहीं लगने वाली है। अब सवाल है कि भैया ठीक है यार, अब ये बता दो कॉलेज में हॉस्टल कैसे मिलेगा। तो देखो गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो फिक्स है कि इतने बच्चों को हॉस्टल देंगे, प्राइवेट में भी हॉस्टल्स के कंस्ट्रेंट है। तो अगर आपको नोएडा गाजियाबाद में मिल रहा है तो कई कई जगहों पर तो आप पहले जाओ या बाद में जाओ, सबको हॉस्टल मिल जाता है। लेकिन कई जगहों पर ऐसा है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विसेज पे होता है और लोग पहले से ही जुगाड़ भी लगा रहे होते हैं। तो तुम्हें कोशिश करनी चाहिए कि तुम 4 तारीख को ही पहुंच जाओ, अपना एडमिशन सबमिट कर लो। और एडमिशन सबमिट करने के बाद से क्या करिएगा, हॉस्टल के लिए भी अप्लाई करके हॉस्टल ले लीजिएगा, क्योंकि बाद में हॉस्टल बचता नहीं है। ये मेरी तरफ से आपको एक सजेशन है। अब दूसरी बात आती है कि भैया फीस कितना देना है। तो हर कॉलेज जो है अपना फीस का आइडिया आपको दे देगा, अपने वेबसाइट पर ही दे देगा। जब फाइनल एडमिशन हो जाएगा तब मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा कॉलेज कितना फीस ले रहा है। लेकिन जैसे तुम गलगोटिया वालों को देखोगे तो इन्होंने साफ साफ बोल रखा है कि हम इतना फीस लेंगे, 20,000 आपका जो सीट कंफर्मेशन फीस आपने दिया था वो कम हो जाएगा, आप कॉलेज में आके बस इतना पे करो। अगर SC ST हो तो 12,000 ही आपने दिया था, ये बस कम हो जाएगा, आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर देखोगे तो इन्होंने बोला कि भैया आप क्या कर सकते हो, डीडी के फॉर्म में दे सकते हो, ऑनलाइन के फॉर्म में दे सकते हो। आप QR स्कैन करो, पैसे पेमेंट कर दो और उसका रिसीट डाउनलोड करके आप लेके आ जाओ, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। अब है कि भैया देखो ज्यादातर कॉलेज जो प्राइवेट वाले हैं पूरी साल की फीस एक साथ लेते हैं, लेकिन कुछ गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जैसे अपना लखनऊ यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं नहीं भैया आप एक सेमेस्टर वाइज फीस दो। बीटेक वाले क्या करेंगे, 1,20,000 इनकी फीस है तो कह रहे हैं 66,000 आप पहले दो, बाकी का जो बचा पैसा है 60,000 के तकरीबन अब बाद में देना। तो इस तरीके से गवर्नमेंट कॉलेज ज्यादातर क्या करते हैं, सेमेस्टर वाइज पे भी मान जाते हैं। प्राइवेट वाले भैया मानने को तैयार नहीं होते हैं हो सकता है डर लग रहा हो कि कहीं छोड़ के ना भाग जाए, बीच में नुकसान हो जाएगा सीट का, पूरा 1 साल का पैसा वसूल लो। तो वो है, तो आपको ये अप्लाई करते टाइम सोचना होता है कि भैया हम पैसे दे पाएंगे, अफोर्ड कर पाएंगे एक साथ या नहीं। लोन पे अगर किसी को डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, लोन पर भी एक वीडियो बना दिया जाएगा। तो चलो बच्चा बाड़ी, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपनी राय कमेंट में बताना। बाय बाय।